आज हम लोग डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डी ब्लॉक के तत्व, तो ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में प्रवेश करते हैं या भरे जाते हैं, वे डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। n-1d कक्ष का मतलब अंतिम से पहले वाले कोष में। जैसे मान लीजिए कुल कोषों की संख्या अगर 4 है तो इलेक्ट्रॉन जो है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वह 3d में प्रवेश करेगा। n की जगह 4 रख देंगे तो 4 ऋण 1 बराबर 3 हो जाएगा, 3d में प्रवेश करेगा। तो या दूसरे शब्दों में सीधे कह सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश पाते हैं या भरे जाते हैं उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनके गुण जो है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी में डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं वह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं। तो इनके जो गुण होते हैं वह एस ब्लॉक के तत्वों और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य में होता है, मतलब उनका जो है बीच का गुण पाया जाता है ना। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आयनन विभव की बात करें, हम आयनन एंथैल्पी की बात करें तो एस ब्लॉक के तत्वों की आयनन एंथैल्पी जो है वह कम होती है और पी ब्लॉक के तत्वों की जो आयनन एंथैल्पी होती है वो उच्च होती है। लेकिन डी ब्लॉक के तत्वों की जो आयनन एंथैल्पी होगी वह एस ब्लॉक के तत्वों से अधिक होगा और पी ब्लॉक के तत्वों से कम होगा, मतलब उनका जो आयनन एंथैल्पी होगा दोनों के मध्य का होगा। तो इनके गुण जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य पाया जाता है या मध्यवर्ती होता है, इसलिए इन्हें हम संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इन डी ब्लॉक के तत्वों को हम 4 श्रेणियों में बांटते हैं: 3D संक्रमण श्रेणी, 4D संक्रमण श्रेणी, 5D संक्रमण श्रेणी और 6D संक्रमण श्रेणी। यहाँ पर दिखाया गया है कि 3D संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, मतलब परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के 30 तक। इसी प्रकार से सभी श्रेणियों में कौन कौन से कितने तत्व रखे गए हैं इनको जो है चारों श्रेणियों में दिखाया गया है। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक श्रेणी में 10-10 तत्व जो है वो रखे गए हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों को जैसे 4 श्रेणियां हैं, मतलब 3D संक्रमण श्रेणी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वह 3D उपकोष में प्रवेश करेगा। उसी प्रकार से अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर 4D उपकोष में प्रवेश करता है तो ऐसे तत्व जो है 4D संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। उसी प्रकार से 5D अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर 5D उपकोष में जाता है तो 5D संक्रमण श्रेणी के तत्व होंगे। जैसे अब देखिए, जैसे 3D संक्रमण श्रेणी के बारे में हम लोगों को यहाँ पर विस्तृत पढ़ना है। तो आप देखिएगा 3D संक्रमण श्रेणी तत्वों का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप देखिएगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है देखिए 3D में प्रवेश करता है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, जैसे स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक हम लोग 3D श्रेणी के तत्व जो होते हैं इनके बारे में हम लोगों को विस्तृत पढ़ना है। तो कम से कम 3D श्रेणी के तत्व जो हैं उनको हम लोग याद कर लेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, 21 से लेकर के 30 तक इनका परमाणु क्रमांक होता है। अब जैसे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, यहाँ पर 3d1 और 4s2, मतलब 4s2 पहले 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में भरा जाता है तब 3d में भरा जाता है। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया गया और 1 इलेक्ट्रॉन बचा वो 3d में चला गया। तो अगर हम देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से अगर यहाँ तक हम देखें तो कुल मिलाकर के देखिए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 18 परमाणु क्रमांक किसका होता है? आर्गन का होता है। इसलिए हम इस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा न लिख करके केवल आर्गन लिख देंगे तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मान लिया जाएगा। और आर्गन लिखने के बाद अगर हम 3d1 4s2 लिख देंगे तो स्कैंडियम का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देखिए कहा गया है कि चाहे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए या करके आर्गन लिख करके 3d1 4s2 लिखिए। इसी प्रकार से हम सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद है, जैसे 3d3 है, वेनेडियम का 3d3 4s2 है। तो यहाँ पर होना चाहिए 3d4 4s2, लेकिन 3d4 4s2 होता है, लेकिन
एक इलेक्ट्रॉन जो है यस का जब 3D में चला जाता है तो यह आधा भर जाता है और यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़्यादा स्थायी होता है। कोई भी उपकोष अगर आधा भरा है या पूरा भरा है तो ज़्यादा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास माना जाता है। तो इस परिस्थिति में यह ज़्यादा स्थायी है। उसी प्रकार से कॉपर के केस में भी होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यस का डी में चला जाता है तो ये पूरा भर जाता है और यस उपकोष जो है आधा भरता है। तो यहाँ पर कुछ अपवाद हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग देखेंगे। आगे देखिएगा 3D संक्रमण श्रेणी की कुछ यहाँ पर गुण हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा कुछ विशेषताएं या गुण यहाँ पर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो पहले है धात्विक लक्षण। देखिए जितने भी संक्रमण तत्व हैं वो सभी के सभी धातु हैं और धातुओं का गुण क्या होता है, ये कठोर होते हैं, आघात वर्धनी मतलब पीटने पर फैलते हैं, तन्य उच्च गलनांक वाले क्वथनांक वाले होते हैं और विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये धातुओं का लक्षण है। ये सभी लक्षण जो है संक्रमण धातुओं में पाया जाता है। आयनन एंथैल्पी, अभी कहा गया कि इनकी जो आयनन एंथैल्पी होती है वह यस ब्लॉक के तत्वों से अधिक होती है और पी ब्लॉक के तत्वों से कम होती है। और जैसे जैसे हम बाएं से दाएं बढ़ते जाते हैं, चूँकि नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण साइज छोटा होता जाता है, इसलिए इनकी आयनन एंथैल्पी बढ़ती जाती है। ऑक्सीकरण अवस्था, तो जो N-1D और NS मतलब मान लीजिए 3D हो गया और 4S हो गया, तो इन उपकोषों की जो मान लीजिए N-1D उपकोष है और NS उपकोष है, इनका जो है इन उपकोषों का ऊर्जा लगभग समान होता है, मतलब ऊर्जा में बहुत अंतर नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर D उपकोष और जो यस उपकोष के इलेक्ट्रॉन है दोनों जो है वो बंध बनाने में या यौगिक बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए ये भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है और जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य जो है वो भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक दिखाया गया है। स्कैंडियम केवल +3, टाइटेनियम +2 से +4 तक, वेनेडियम +2 से +5 तक, ऐसे इस प्रकार से दिखाया गया है। और कॉपर यहाँ पर केवल +1 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जिंक जो है +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो ये जो है कह सकते हैं कि जो संक्रमण तत्व होते हैं या 3D श्रेणी के तत्व होते हैं, ये भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। आयनिक त्रिज्या की अगर हम बात करें तो संक्रमण तत्वों की आयनिक त्रिज्याओं के मान ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि के साथ घटता है, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। जैसे हम क्रोमियम की अगर बात करें तो क्रोमियम मान लीजिए +2 ऑक्सीकरण अवस्था है और +6 ऑक्सीकरण अवस्था है, तो Cr पर प्लस अगर 6 हो जाता है तो इसकी आयनिक त्रिज्या जो है घट जाएगी, क्योंकि नाभिकीय आवेश जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब नाभिक और अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल जो है बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था जो है बढ़ता जाएगा तो इनकी जो है आयनिक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या जो है वो घटती जाएगी। और जो इनकी त्रिधनायनों का आकार है, त्रिधनायन मतलब जैसे स्कैंडियम है तो Sc पर +3, क्रोमियम पर +3 या Fe पर +3, तो ये स्कैंडियम से मैग्नीज तक घटता है। इनके आयनों का जो आकार है स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक घटता है, किंतु जो फेरिक आयन है इसके आकार में वृद्धि होती है और पुनः आयरन से निकल तक जो है एक कम होता जाता है। तो ये आपकी आयनिक त्रिज्या हो गई। उसी प्रकार से आगे थोड़ा सा देखेंगे हम लोग इसके उत्प्रेरक गुण के बारे में। हम लोग कहते हैं ना कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि इनका जो डी उपकोष होता है वह अपूर्ण होता है, कह सकते हैं रिक्त डी ऑर्बिटल होता है। तो देखिए लिखा है ना, रिक्त कक्षक की उपस्थिति के कारण रिक्त जो डी ऑर्बिटल होता है, माने डी जो ऑर्बिटल या उपकोष होता है वह अपूर्ण होता है, पूरा भरा नहीं होता। और ये रिक्त ऑर्बिटल होने के कारण इनमें मुक्त संयुक्ताओं की संख्या अधिक होती है। और मुक्त संयुक्ताएं जानते हैं किसी भी उत्प्रेरक के सतह पर अगर मुक्त संयुक्ताओं की संख्या अधिक है, फ्री वैलेंसीज अधिक हैं, तो अभिकारक के अणु आकर के अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे अभिकारक की सांद्रता बढ़ जाती है और अवक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। मतलब
उत्प्रेरक जो गुण इनका पाया जाता है, संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं, तो वह रिक्त डी ऑर्बिटल के कारण ऐसा होता है। यहाँ पर कुछ उत्प्रेरक, इनके कुछ उत्प्रेरकीय गुण यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाता है, यहाँ पर आयरन उत्प्रेरक का काम करता है, मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, यहाँ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनम जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसी प्रकार से एथिलीन जब हाइड्रोजन से संयोग करता है, एथेन बनाता है, तो यहाँ पर निकिल जो है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए निकिल, प्लेटिनम, आयरन, ये सब क्या हैं? ये सब संक्रमण तत्व हैं, मतलब डी ब्लॉक के तत्व हैं। रंगीन आयन का बनना, संक्रमण धातुओं के यौगिक व आयन रंगीन होते हैं। जैसे Cu लिखते हैं ना, Cu+2 का रंग जो है नीला होता है। अब ये रंगीन क्यों होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। वे आयन अथवा यौगिक जिनके धातु के डी कक्षक अपूर्ण होते हैं, मतलब किसी भी आयन का या किसी भी धातु का अगर डी कक्षक अपूर्ण है, तो डी कक्षक अपूर्ण होगा तो क्या होगा, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होने के कारण वे जो है रंगीन होते हैं। और रंगीन क्यों होते हैं? रंगीन होने का कारण जो है वो डी संक्रमण होता है, डी ट्रांजिशन होता है। अभी बताएंगे कि डी ट्रांजिशन क्या है। यहाँ पर उदाहरण लिया गया है कि जैसे टाइटेनियम आयन का रंग बैगनी होता है, जिसे निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। अगर इसका बैगनी रंग है तो क्यों है, इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए, टाइटेनियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो लास्ट में आता है 3d2 4s2। अगर +3 हो गया तो +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन S से निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन D, तो D में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब D उपकोष की बात अगर हम करें तो D उपकोष में आपका 5 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं। इन पाँचों D कक्षकों की ऊर्जा जो है वह आइसोलेटेड फेज में या विलगित अवस्था में जो है सबकी ऊर्जा जो है समान होती है। ठीक है, इसलिए इस दशा में डी संक्रमण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, मतलब सबकी ऊर्जा समान है। लेकिन जब कोई भी लिगेंड अगर धातु से अभिक्रिया करके उपसंयोजक यौगिक या संकर यौगिक बनाता है, तो उस लिगेंड की उपस्थिति के कारण, देखिए लिखा है ना, किसी लिगेंड जैसे H2O के साथ संकर यौगिक बनाने पर डी कक्षकों की समान ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अगर कोई भी धातु या संक्रमण धातु किसी लिगेंड, जैसे यहाँ पर उदाहरण लिया गया है जल के साथ अभिक्रिया जब करता है, तो यह लिगेंड क्या करता है, ये जो पांचों ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान थी, उस पांचों ऑर्बिटलों की ऊर्जा जो है समान न रह करके वह असमान हो जाता है। और असमान हो जाने के कारण ये जो आपका डी कक्षक 5 डी कक्षक हैं, ये 2 भागों में अवघटित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं डी स्प्लिटिंग या डी विपाटन उसको कहते हैं। जब डी कक्षक 2 भागों में टूट जाता है तो उसको कहते हैं डी विपाटन। तो इस प्रकार देखिए, लिगेंड के प्रभाव से डी कक्षक 2 समूहों में विभाजित हो जाता है, जिसे डी विपाटन कहते हैं। अब इसको यहाँ पर देखिए समझाया गया है। यहाँ पर देखिए समझाया गया है कि ये जो डी कक्षक था, जिनकी ऊर्जा देखिए 3D में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया था स्कैंडियम +3 में, टाइटेनियम +3 में। तो अब यह जो ऑर्बिटल था, 5 ऑर्बिटल जो थे, इनकी ऊर्जा असमान हो जाती है लिगेंड्स की उपस्थिति के कारण। तो यह 2 भागों में टूट जाता है। इन दोनों भागों को क्रमशः EG ऑर्बिटल और T2G ऑर्बिटल्स कहते हैं। EG ऑर्बिटल्स के अंतर्गत 2 ऑर्बिटल होते हैं, जिसका नाम है dx² - y² और dz²। ये सब हम लोग डी कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, इसके पहले हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। और जो T2G कक्षक होता है वो dxy, dyz और dzx होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी जो T2G कक्षकों की ऊर्जा जो है वह कम होता है और EG कक्षकों की ऊर्जा जो है वह अधिक होता है। तो यह जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में चला आता है, मतलब T2G कक्षक में चला जाता है, dxy में आ जाता है। तो कम ऊर्जा वाला T2G कक्षक का इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश, अब यह क्या करेगा, यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब दृश्य प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करेगा। और जब ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो यह इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक हो जाएगी, और इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक होने के कारण
यह T2G कक्षक से यह इलेक्ट्रॉन वो चला जाएगा आपका EG कक्षक में। तो जब T2G कक्षक से इलेक्ट्रॉन EG कक्षक में चला जाता है तो इसी को कहते हैं DD संक्रमण। और कैसे चला जाता है? यह दृश्य प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है और उसी के कारण इसका रंग जो है वह बैगनी कलर का होता है। टाइटेनियम आयन का रंग जो है वो बैगनी दिखाई देता है। अगला है चुंबकीय गुण। तो हम लोग जानते हैं कि इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसको जो है चुंबकीय गुण के आधार पर ये जो संक्रमण तत्व होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का मतलब अगर इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में डायमैग्नेटिक कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर यह चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, पेयर्ड होते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, जिंक आयन है, क्यूप्रस आयन है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसमें सभी इलेक्ट्रॉन आपके युग्मित होंगे और युग्मित होने के कारण ये आपके प्रतिचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आंशिक रूप से आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर उनका जो है चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय कहते हैं। और अनुचुंबकीय होने का कारण क्या है? इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे आपका मैग्नीज आयन है, क्यूप्रिक आयन है, फेरिक आयन है, ये आपके जो है अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। और अगला है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं वे लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे माने चुंबकीय क्षेत्र में तो आकर्षित होंगे, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी उसमें चुंबकीय गुण बना रहता है, उसे हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और किसी भी पदार्थ का जो चुंबकीय गुण है वह चुंबकीय आघूर्ण पर डिपेंड करता है। अगर चुंबकीय आघूर्ण 0 है तो उसमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है, और चुंबकीय आघूर्ण का मान अगर 0 से अधिक है तो उसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। और किसी भी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण जो है इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। √n कोष्टक में n+2 इसका मात्रक है बोर मैग्नेटान, जहाँ पर n जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम है तो हम चुंबकीय आघूर्ण जो है ज्ञात कर सकते हैं। और अगला है आपका अंतराकाशी यौगिक का बनना। संक्रमण धातुओं में जो क्रिस्टल जालक होते हैं उनमें रिक्त स्थान होते हैं। उन रिक्त स्थानों में जो छोटे परमाणु हैं, जैसे हाइड्रोजन है, बोरान है, कार्बन है, उनके अंतराकाशीय स्थान में जो है अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और ग्रहण करने के कारण एक विशेष प्रकार का यौगिक बनता है जिसे हम कहते हैं अंतराकाशी यौगिक। इनकी जो कह सकते हैं कि स्टाइकोमेट्री होता है वह पूर्ण नहीं होता, मतलब कि माने पूर्णांक में इनका तत्वों का जो है अनुपात नहीं रहता। जैसे टाइटेनियम हाइड्राइड, तो टाइटेनियम हाइड्राइड TiH 1.7, मतलब टाइटेनियम और हाइड्रोजन में परमाणुओं का अनुपात 1:1.7 का है। उसी प्रकार से जब निकिल हाइड्राइड बनता है तो उसमें निकिल और हाइड्रोजन का अनुपात जो है 1:0.6 होता है। और हम लोग देखते हैं कि कोई भी यौगिक है तो उसमें परमाणुओं का अनुपात पूर्णांक में होता है, लेकिन यहाँ पर ये पूर्णांक नहीं होता, दशमलव में भी होता है। तो इस प्रकार से एक आध गुण और बचा हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। अगला है मिश्र धातु का बनना। हम लोग जानते हैं कि संक्रमण धातु जो है वो मिश्र धातु बनाते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक धातु या धातु और अधातु आपस में मिलकर के जो मिश्रण बनाते हैं उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। क्योंकि संक्रमण धातुओं का जो आकार है वो लगभग समान होता है, माने उनके आकार में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, इसलिए एक धातु का परमाणु दूसरे परमाणु को विस्थापित या प्रतिस्थापित कर देता है, जिसके कारण ये मिश्र धातु बनाते हैं। इनके कुछ मिश्र धातुओं के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे पीतल में कापर की संख्या, कापर का अनुपात, कापर और जिंक का अनुपात 70 और 30 का होता है। कांसा में कापर और टीन का अनुपात 80 और 20 का होता है। मुद्रा धातु में कापर, टीन और फास्फोरस का अनुपात 95, 4 और 1 का होता है। और उसी प्रकार से जो गन मेटल होता है वो कापर, टीन और जिंक का होता है, जिसमें 88, 10 और 2 का जो है संबंध होता है इनके द्रव्यमानों में। तो इस प्रकार से संक्रमण धातुओं के कुछ यहाँ पर मिश्र धातु के उदाहरण दिए गए हैं। इसको हम लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देख करके और नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।